कभी रात में आसमान को दिखते हुए ये ख्याल आता है कि भाई ये सब शुरू कैसे हुआ? इतना बड़ा ब्रह्मांड, ये तारे, ये सब कुछ कहाँ से आया ये सब? विज्ञान तो बिग बैंग कहता है, पर एक और सोच है, बहुत पुरानी, थोड़ी रहस्यमयी, कि सृष्टि की शुरुआत आवाज से हुई, एक ध्वनि से। क्या ये सच हो सकता है? आज हम इसी कमाल की सोच को समझने की कोशिश करेंगे। नाद ब्रह्म हजारों साल पुरानी बात है। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई पोएटिक बात नहीं है। ये भारतीय दर्शन का, मतलब खासकर वैदिक परंपरा का एक मुख्य सिद्धांत है। नाद ब्रह्म, इसका मतलब ही है ध्वनि ही ब्रह्म है, साउंड इज गॉड। ये कहता है कि जो असली सत्ता है, जो परम सत्य है, वो असल में एक वाइब्रेशन है, एक कंपन। और बस उसी पहली कंपन से पूरी दुनिया अपने हर रूप के साथ सामने आई है। ये ब्रह्मांड को पदार्थ के ढेर की तरह नहीं, बल्कि ऊर्जा के एक सागर की तरह दिखता है। सुनने में ही कितना मतलब गहरा लगता है। और आज इसी पर हम थोड़ी और गहराई से बात करेंगे। हमारे पास बीज मंत्रों और मंत्र विज्ञान पर कुछ अच्छे स्रोत हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि पहले समझें ये नाद ब्रह्म है क्या, ध्वनि से सृष्टि कैसे। फिर देखेंगे कि ये पुरानी बात आज के विज्ञान से, मतलब एनर्जी, वाइब्रेशन की बातों से कैसे जुड़ती है। और हाँ, ये भी कि चैंटिंग, मतलब मंत्र जाप जैसी चीजें हमें उस असली कॉस्मिक रिदम से कैसे जोड़ सकती हैं। तो शुरू करें ये सफर। चलिए, सबसे पहले नाद ब्रह्म को थोड़ा और आसान करते हैं। सोचिए, एक झील है, एकदम शांत, पानी बिल्कुल ठहरावा। अब आपने उसमें एक छोटा सा पत्थर फेंका। क्या हुआ? जहां पत्थर गिरा वहां से लहरें उठी और धीरे धीरे पूरे तालाब में फैल गई, कोने कोने तक, है ना? बिल्कुल। तो कुछ ऐसा ही नाद ब्रह्म का आइडिया है कि सृष्टि से पहले एकदम शांति थी, शून्य। फिर उस शून्य में पहली बार कुछ कांपा, एक आवाज गूंजी, वो नाद। और उसी एक आवाज से जैसे पत्थर से लहरें फैली, वैसे ही ऊर्जा फैली और ये सारा ब्रह्मांड बन गया। ये झील वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। ये दिखाता है कि कैसे एक पॉइंट से कंपन फैलकर सब जगह पहुंच जाता है। और इसी से जुड़ा एक और शब्द है, शब्द ब्रह्मा। अगर नाद ब्रह्मा वो पहली छुपी हुई कंपन है, तो शब्द ब्रह्मा उस कंपन का पहला प्रकट रूप है, रचनात्मक रूप। वैदिक दर्शन कहता है कि जो परम सत्ता है, निराकार, जब वो पहली बार खुद को दिखाता है तो आवाज के रूप में। ये सिर्फ वो आवाज नहीं जो हम सुनते हैं, ये वो असली क्रिएटिव एनर्जी है, वो ब्लूप्रिंट। हाँ, जैसे एक नक्शा। हाँ बिल्कुल, एक नक्शा जिसमें सृष्टि की सारी संभावनाएं, सारे तत्व, लोक, ज्ञान, सब बीज की तरह छुपा था। वो पहली अभिव्यक्ति थी जिससे धीरे धीरे सब आकार लेने लगा। और शायद इसीलिए ओम इतना जरूरी माना जाता है ना? हाँ, अक्सर कहते हैं कि यही वो पहली आवाज है, वो शब्द ब्रह्मा, वो मूल गूंज जिससे बाकी सब आवाजें, मंत्र, भाषाएं और आखिर में सारे रूप निकले। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ओम की ध्वनि ने ही क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिसोल्यूशन, मतलब सृष्टि, स्थिति और लय के उस कॉस्मिक डांस को शुरू किया जो हमेशा चलता रहता है। यह सिर्फ एक अक्षर नहीं, ब्रह्मांड की आवाज है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि वैदिक परंपरा ध्वनि को सिर्फ एक लेवल पर नहीं देखती। वो मानती है कि ध्वनि के 4 स्तर हैं, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाते हुए। सबसे पहला, सबसे सूक्ष्म स्तर है परा। ये हमारी इंद्रियों से परे है, इसे सुना नहीं जा सकता। ये बस प्योर कॉन्शियसनेस का कंपन है। शायद यही नाद ब्रह्म की अवस्था है। परा मतलब बियॉन्ड सेंसेस। तो फिर अगला क्या है? परा के बाद है पश्यंती। पश्यंती मतलब देखना। ये वो स्तर है जहां ध्वनि थोड़ी गाढ़ी होती है और मानसिक इमेजेस या विजन की तरह दिखती है, पर अभी भी अव्यक्त है। इसे आप इंट्यूशन या क्रिएटिव इंसाइट समझ सकते हैं, जहां कोई आइडिया या सॉल्यूशन अचानक दिख जाता है शब्दों से पहले। ध्वनि यहाँ रूप लेना शुरू करती है, पर अंदर ही अंदर। अच्छा, जैसे किसी आर्टिस्ट के मन में कोई तस्वीर आए या किसी साइंटिस्ट को अचानक कोई हल मिल जाए। हाँ, कुछ वैसा ही। तीसरा स्तर है मध्यमा। ये बीच का स्तर है। यहाँ ध्वनि और घनी होकर मानसिक विचार और भावनाएं बनती हैं। ये हमारे मन की अंदरूनी बातचीत है। शब्द बनते हैं पर अभी बोले नहीं गए। जब हम सोचते हैं, प्लान करते हैं या मन में कुछ दोहराते हैं, वो मध्यमा ध्वनि है।
यहाँ भाषा का स्ट्रक्चर बनने लगता है। और फिर आखिरी और सबसे स्थूल वो है वैखरी। ये वो बोली जाने वाली आवाज है जिसे हम कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, विचारों की बाहरी अभिव्यक्ति। तो इस तरह वो मूल पराकंपन धीरे धीरे पश्यंती, विजन, मध्यमा, थॉट और फिर वैखरी, स्पीच बनता है। ये दिखाता है कि कैसे एनर्जी धीरे धीरे मैटर बनती है, कैसे अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट होता है। वाह, ये 4 स्तर तो ध्वनि की पूरी यात्रा दिखाते हैं। शांति से हमारी बोली तक, तो नाद ब्रह्म वो सोर्स, शब्द ब्रह्म पहला एक्सप्रेशन, ओम उसका सिंबल, और ये 4 स्तर उसके मैनिफेस्ट होने का प्रोसेस है। अच्छा, अब इस समझ के साथ बीज मंत्रों पर आते हैं। ये बीज मंत्र क्या है? ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, जैसा नाम वैसा काम। बीज यानी सीड। सोचिए एक बरगद का छोटा सा बीज, उस नन्हे से बीज में एक विशाल पेड़ बनने की पूरी पोटेंशियल, उसका पूरा ब्लूप्रिंट होता है। ठीक वैसे ही बीज मंत्र बहुत छोटे, अक्सर एक अक्षर वाले ध्वनि रूप होते हैं, जिनमें किसी खास देवता, तत्व, ग्रह या कॉस्मिक प्रिंसिपल की सारी एनर्जी, सारी शक्ति अपने सबसे प्योर, सबसे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होती है। जैसे गणेश जी की ऊर्जा के लिए गम, सरस्वती जी की क्रिएटिव एनर्जी के लिए ऐ, या लक्ष्मी जी की प्रॉस्पेरिटी एनर्जी के लिए श्रीम। तो ये लंबे मंत्रों से कैसे अलग हुए, जिनमें पूरी प्रार्थना होती है? हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। लंबे मंत्र जैसे स्तोत्र या गायत्री मंत्र वो अक्सर डिस्क्रिप्टिव होते हैं। उनमें प्रेयर होती है, फिलॉसफी होती है, कहानी होती है। वो हमारे एनालिटिकल माइंड को इंगेज करते हैं, हम उनका मतलब सोचते हैं, उनसे जुड़ते हैं। लेकिन बीज मंत्र बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। वो इतने छोटे और पावरफुल हैं कि वो हमारी सोचने समझने की प्रोसेस को, मेंटल प्रोसेसिंग को लगभग बाईपास कर जाते हैं। वो सीधे हमारे एनर्जी बॉडी, हमारे चक्रों और हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर असर करते हैं। उनका कंपन सीधे हमारी अंदरूनी सिस्टम से बात करता है। आप मतलब समझें या ना समझें, सही उच्चारण ही आपके अंदर एक खास एनर्जी पैटर्न को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि ये बीज मंत्र एक तरह से किसी डिवाइन एनर्जी का सोनिक डीएनए है, एक खास फ्रीक्वेंसी जिसे सही से ट्यून करने पर वो एनर्जी अंदर जाग जाती है? सोनिक डीएनए, हाँ, ये अच्छा तरीका है समझने का। बिल्कुल, हर बीज मंत्र एक स्पेसिफिक कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी रखता है। जब कोई साधक सही कंसंट्रेशन और प्रोनाउंसिएशन के साथ इसका जाप करता है, तो वो उस फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करने लगता है, जिससे उसके अंदर चेतना और ऊर्जा का वो खास पहलू जागने लगता है। इनकी शक्ति इनकी शॉर्टनेस में ही है, बिना मेंटल ब्लॉक के सीधे एनर्जी लेवल पर काम। और यहीं पर यह बात मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग हो जाती है। ये जो पुरानी सोच है कि सब कुछ आवाज या कंपन है, नाद ब्रह्म, ये आज की मॉडर्न फिजिक्स, खासकर क्वांटम फिजिक्स से कितनी मिलती जुलती लगती है। आज विज्ञान भी तो यही कह रहा है कि मैटर का बेसिक लेवल ठोस पार्टिकल नहीं बल्कि एनर्जी पैकेट्स और वाइब्रेशन की स्टेट्स हैं। हर एटम, हर पार्टिकल एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो कमाल का है। जैसे एक पुल प्राचीन ज्ञान और आज के विज्ञान के बीच, दोनों अपनी अपनी भाषा में कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस का मूल स्वभाव कंपन है। और मंत्र विज्ञान, खासकर बीज मंत्रों का विज्ञान, इसी कंपन के एक बहुत जरूरी सिद्धांत पर आधारित है, अनुनाद यानी रेजोनेंस। रेजोनेंस का सीधा मतलब है जब एक चीज का कंपन दूसरी चीज को भी उसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने पर मजबूर कर दे। जैसे गिटार का एक तार छेड़ो तो पास रखा उसी नोट का दूसरा तार भी बजने लगता है। तो मंत्रों के केस में ये रेजोनेंस कैसे काम करता है? जब हम पूरी श्रद्धा, कंसंट्रेशन और सही उच्चारण से किसी बीज मंत्र का जाप करते हैं तो हम अपने अंदर एक खास फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे हमारे पूरे एनर्जी फील्ड को अफेक्ट करती है। फिर रेजोनेंस के सिद्धांत से हमारा एनर्जी फील्ड उस मंत्र से जुड़ी कॉस्मिक एनर्जी या कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठाने लगता है, उसके साथ रेजोनेट करने लगता है। ये प्रोसेस धीरे धीरे हमारे पूरे एग्जिस्टेंस को, हमारे शरीर के सेल्स को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे थॉट्स को हायर और ज़्यादा हार्मोनियस वाइब्रेशन स्टेट्स में ढालती है, रिफाइन करती है। और क्या इसके कुछ डायरेक्ट फिजिकल इफेक्ट्स भी देखे गए हैं? आजकल साउंड हीलिंग की भी काफी बातें होती हैं। हाँ बिल्कुल,
विज्ञान की एक ब्रांच है साइको अकूस्टिक्स। ये स्टडी करती है कि साउंड इंसान की साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी को कैसे अफेक्ट करती है। रिसर्च बताती है कि कुछ खास ध्वनियाँ और मंत्रों का जाप हमारे ब्रेन वेव पैटर्न्स बदल सकता है। अक्सर अल्फा और थीटा वेव्स बढ़ जाती हैं जो रिलैक्सेशन और मेडिटेशन से जुड़ी है। अच्छा। ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस कर सकता है, खासकर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए जिम्मेदार है। इससे स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल कम हो सकते हैं, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है और शांति महसूस हो सकती है। जैसे ओम का जाप अक्सर एंजाइटी और स्ट्रेस कम करने में इफेक्टिव पाया गया है। साउंड वेव्स हमारे शरीर के फ्लूइड्स, जो लगभग 70% है, से ट्रैवल करती हैं और सेल्यूलर लेवल पे असर डाल सकती हैं। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज सेल्स के अंदर हार्मनी रिस्टोर करने में मदद कर सकती हैं। हीलिंग के कॉन्टेक्स्ट में खास बीज मंत्रों का यूज खास फिजिकल या मेंटल कंडीशंस को एड्रेस करने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि ये गहरा विषय है और इसमें अक्सर किसी क्वालिफाइड गाइड की जरूरत होती है। ये जानना बड़ा जरूरी है कि ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक विश्वास नहीं, इसके पीछे साइंस और फिजिकल इफेक्ट्स भी हैं। तो फिर ये सब जानने के बाद असली सवाल ये है कि मंत्र जाप या चैंटिंग का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। यह हमें उस ओरिजिनल कॉस्मिक साउंड, उस नाद ब्रह्म से कैसे जोड़ता है? क्या सिर्फ शब्द दोहराना काफी है? नहीं, सिर्फ मैकेनिकली शब्द दोहराना शायद काफी ना हो। हालांकि उसके भी अपनी एक रिदम होती है। मंत्र साधना एक गहरा डिसिप्लिन है, एक योग। इसमें कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला है श्रद्धा, मतलब उस मंत्र की शक्ति और उससे जुड़े देवता या ऊर्जा में विश्वास। दूसरा है भक्ति, यानी समर्पण, प्रेम का भाव। तीसरा है एकाग्रता, जाप करते समय मन को भटकने से रोकना और ध्वनि पर ध्यान देना। और चौथा है नियमितता, यानी जप, रेगुलर प्रैक्टिस। कहते हैं रेगुलर प्रैक्टिस से धीरे धीरे मंत्र की सोई हुई शक्ति जागती है, जिसे मंत्र सिद्धि कहते हैं। और क्या समय का भी कोई रोल है? अक्सर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को संध्या के समय जाप करने को कहा जाता है। हाँ, ट्रेडिशनली इन समयों को बहुत शुभ और इफेक्टिव माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सनराइज से लगभग 1.5 घंटा पहले और संध्या काल सनसेट के आसपास माहौल शांत होता है, दुनिया की हलचल कम होती है। माना जाता है कि इस समय हमारी चेतना ज्यादा रिसेप्टिव होती है और कॉस्मिक एनर्जीज भी ज्यादा एक्सेसिबल होती हैं। इन शांत पलों में प्रैक्टिस करने से हम अपनी अंदरूनी रिदम को बाहरी कॉस्मिक रिदम से आसानी से अलाइन कर पाते हैं। सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी समय जाप नहीं कर सकते। रेगुलरिटी ज्यादा जरूरी है। ये बात समझ आई। और जैसे हमने पहले बीज मंत्रों की बात की, ये भी सुना है कि कई बीज मंत्र हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स, यानी चक्रों और पंच महाभूतों, मतलब 5 तत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से भी जुड़े हैं। क्या आप इस बारे में थोड़ा बता सकती हैं? हाँ, ये मंत्र विज्ञान का एक बहुत ही प्रैक्टिकल पहलू है। योग और तंत्र में हमारे शरीर में 7 मेन एनर्जी सेंटर्स माने गए हैं। चक्र, हर चक्र एक खास एलिमेंट और लाइफ के एक खास एस्पेक्ट से जुड़ा है, और हर चक्र का अपना एक बीज मंत्र है जिसकी ध्वनि उस चक्र को एक्टिवेट और बैलेंस करने में मदद करती है। जैसे लम, ये पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र है और सबसे नीचे रूट चक्र यानी मूलाधार से जुड़ा है। इसका जाप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और ग्राउंडिंग लाता है। अच्छा। वम, ये जल तत्व का है और सेक्रल चक्र स्वादिष्ठान से जुड़ा है। ये क्रिएटिविटी, इमोशनल फ्लो और जॉय से रिलेटेड है। रम, ये अग्नि तत्व का है और सोलर प्लेक्सस चक्र मणिपुर से जुड़ा है। ये विल पावर, कॉन्फिडेंस और डाइजेशन को बूस्ट करता है। यम, ये वायु तत्व का है और हार्ट चक्र अनाहत से जुड़ा है। इसका जाप लव, कंपैशन, एम्पैथी और फॉरगिवनेस जैसे गुण डेवलप करता है। ये आकाश तत्व का है और थ्रोट चक्र विशुद्धि से जुड़ा है। ये कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन और ट्रूथफुलनेस को एनकरेज करता है। ओम को अक्सर थर्ड आई और क्राउन चक्र सहस्रार से जोड़ा जाता है। तो इन बीज मंत्रों का जाप करके हम अपने अंदर इन एलिमेंट्स और चक्रों की एनर्जीज को बैलेंस और अवेकन कर सकते हैं। ये तो कमाल है।
मतलब ये ध्वनियाँ सच में हमारे अंदर के एनर्जी मैप को अफेक्ट करने वाली कीज हैं। हर मंत्र एक अलग दरवाजा खोलता है। बिल्कुल। और कुछ मंत्र तो इतने नेचुरल हैं कि वो हमारी हर सांस के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे सोहम मंत्र, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो सो की ध्वनि नेचुरली आती है, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम की ध्वनि। सोहम का मतलब है मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। हाँ, मतलब मैं उस परम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का, उस ब्रह्मा का ही हिस्सा हूँ। ये मंत्र हमें हर सांस के साथ ये याद दिलाता है। बस अपनी आती जाती सांस पर ध्यान देना और इस सो हम की ध्वनि को फील करना एक डीप मेडिटेशन बन जाता है। ये हमें बिना किसी खास एफर्ट के उस ओरिजिनल वाइब्रेशन से जोड़ता है जिससे सब कुछ बना है। इसी तरह हंस मंत्र भी है जो सो हम का ही एक रूप है। तो आज की इस गहरी बातचीत को अगर समेटें तो बात यह है कि हजारों साल पुरानी भारतीय सोच मानती है कि दुनिया का मूल स्रोत आवाज है। नाद ब्रह्म, ओम, उसी पहली आवाज का सिंबल है, और बीज मंत्र उस क्रिएशन की अलग अलग शक्तियों और एलिमेंट्स के कॉन्सेंट्रेटेड पावरफुल सोनिक डीएनए जैसे हैं। बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वाइब्रेशन और रेजोनेंस का सिद्धांत जिस पर मंत्र विज्ञान बेस्ड है, वो कहीं ना कहीं मॉडर्न साइंस की इस समझ से जुड़ता है कि यूनिवर्स का बेस एनर्जी और वाइब्रेशन ही है। बिल्कुल सही कहा। इसलिए मंत्रोच्चारण या मंत्र साधना को सिर्फ एक धार्मिक रिचुअल या सुपरस्टिशन समझना शायद इसकी पूरी गहराई को मिस करना होगा। ये अपनी अंदरूनी चेतना को रिफाइन करने, उसे जगाने और उस विशाल कॉस्मिक एनर्जी सोर्स से फिर से जुड़ने का एक बहुत ही गहरा साइंटिफिक और साथ ही स्पिरिचुअल तरीका हो सकता है। ये उस मूल कंपन के साथ ट्यून इन होने का प्रोसेस है जिससे हम सब बने हैं और जिसमें हम हर पल जी रहे हैं, भले ही हमें इसका एहसास न हो। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या हो अगर हम दुनिया को सिर्फ अलग अलग ठोस चीजों, लोगों और घटनाओं के कलेक्शन की तरह देखना बंद कर दें? क्या हो अगर हम कोशिश करें उसे एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड के एक अदृश्य अंदरूनी पैटर्न की तरह महसूस करने की? क्या हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़, गाड़ियों के शोर, लोगों की बातों के बीच भी कहीं गहरे में उस कॉस्मिक म्यूजिक को, उस नाद ब्रह्म की हल्की सी गूंज को सुन सकते हैं? क्या वो शांति, वो वाइब्रेशन हमारे अंदर भी है? शायद सुनने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर सोचिएगा जरूर।